दोस्तों, ये इस कहानी का चौथा चैप्टर है। अगर आप लोगों ने इसके पहले के किसी भी भाग को नहीं पढ़ा है, आप लोगों से कोई भाग छूट गया है, तो आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम आपको लिंक दे देंगे उस भाग का। चलिए यहाँ पे चौथा चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। इसके बाद दोनों कुछ नहीं बोले। साबी ने नाश्ता कर लिया। वो देख रही थी कि अंगद नाराज़ है और कुछ कह नहीं रहा, पर वो कुछ भी नहीं कह सकती थी। उसे डर था कि अगर वो कुछ बोली तो कहीं अंगद और नाराज़ ना हो जाए। अभी वो इसे अच्छी तरह जानती भी नहीं थी। वो उसे देखने लगी। वो सामने बेंच पर अपनी फाइल पढ़ रहा था, बिल्कुल सीरियस था। साबी एकटक उसे देख रही थी। वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था, सर झुके होने के कारण उसके बाल उसकी आंखों पर गिर रहे थे। वो बार बार बाल ऊपर कर रहा था, बार बार बाल गिर जाते थे। साबी को उसका ऐसा करना अच्छा लग रहा था। वो उसे देखे जा रही थी, सोच रही थी कि ये लक्ष्य से तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और अच्छा है। जब मुझे उससे प्यार हो गया तो इससे भी हो जाएगा। क्यों, क्या सोच रही हो? जानता हूँ कि मैं हैंडसम हूँ, लेकिन मेरे लिए अपना आराम का टाइम वेस्ट मत करो। अब लेट जाओ, थोड़ा आराम कर लो और मुझे मेरा काम करने दो। ऐसे देखती रहोगी तो काम कैसे करूँगा? साबी को इतनी शर्म आई कि पूछिए मत। उसने अपना मुंह चादर में छिपाया और लेट गई। उसने आंखें बंद की तो उसके मन में गाना बजने लगा, मानो अंगद गा रहा हो। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूँगा, तुमको मैं चुरा लूँगा, तुमसे दिल में बसा लूँगा। उसे ऐसा सोचते ही और शर्म आ गई और वो सिमट गई। अंगद ये देखकर मुस्कुरा दिया। पाल आया तो साबी सो रही थी। पाल के साथ एक आदमी और था। वो अंगद के पास आया और बोला, ये सब क्या है? तुम ये कैसे कर सकते हो घर वालों को बताए बिना? ये रचित था, अंगद का दोस्त और उनकी कंपनी का लीगल एडवाइज़र। अंगद की ही तरह लंबा और हैंडसम। अंगद ने उसके मुंह पर हाथ रखा और बोला, धीरे बोल, दिखता नहीं कि वो सो रही हैं। बाहर चल, तुझे समझाता हूँ। दोनों बाहर आ गए। बाहर आकर अंगद ने रचित को सारी बात बताई। सुनकर रचित बोला, तुम्हें प्यार हो गया इस लड़की से? अब बिना उसे बताए कि तुम उससे प्यार करते हो और बिना उससे जाने कि वो तुमसे शादी क्यों करना चाहती है, तुम लोग ये शादी कैसे निभाओगे? तुम दोनों तो कर लोगे। जब अंकल मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? तुम तो मरोगे ही, साथ में मुझे भी मरवाओगे। ठीक है, तुम जाओ, अंकल के पास ही जाओ। मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ही गलत फहमी थी कि तू मेरा दोस्त है। मेरे लिए इतना तो कर ही सकता है। चल, अच्छा हुआ तूने मेरा भरम तोड़ दिया। अंगद बोला, अच्छा अब मुझे इमोशनली ब्लैकमेल ना कर। तुझे पता है दोस्ती की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब करूँगा भी। अंकल की परवाह नहीं मुझे तो बस तेरी खुशी चाहिए। तू खुश तो मैं खुश। मेरा मतलब है तू इसके साथ खुश तो रहेगा। अगर ये तेरे पैसों के कारण शादी कर रही हुई और कल को पैसे लेकर ये तुझे छोड़ गई तो तू क्या करेगा? मैं तेरा दोस्त हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ। रचित बोला, नहीं, ये ऐसी नहीं है, अच्छी लड़की है। तुझे क्या लगता है कि अंगद बजाज की पसंद कोई ऐसी वैसी होगी? तो भूल गया शायद मैं क्या हुआ करता था। शेर खामोश हो तो ये मत समझना कि वो दहाड़ना भूल गया है। ये ऐसी हुई तो मैं फिर वैसा ही हो जाऊंगा। अंगद बोला, इसी बात से तो डरता हूँ मैं। हम बड़ी मुश्किल से तुझे वहाँ से निकाल कर लाए। अब नहीं चाहते कि तू दोबारा वही बने, इसीलिए जो भी कहना सोच समझ कर कहना। चल बता क्या करना है? रचित बोला। पाल अंदर से आकर बोला, सर वो जाग गई हैं। दोनों अंदर गए। साबी जाग गई थी। उसने हैरानी से रचित की तरफ देखा। अंगद ने उसे रचित की तरफ देखते देखा तो बोला, ये रचित शर्मा है, मेरा दोस्त और मेरी कंपनी का लीगल एडवाइज़र। ये हमारी शादी करवाने आया है। लेकिन वो पंडित बुलाने वाले थे। साबी धीरे से बोली, नमस्ते भाभी जी, आप चिंता ना करें, मैं पंडित भी हूँ, बस पेशे से वकील हो गया हूँ। रचित ने हंसते हुए कहा। सभी हंस दिए। फिर रचित ने उन दोनों के साइन लेकर कागजी कार्यवाही पूरी की और मिठाई का डिब्बा बढ़ाते हुए बोला, बधाई हो, आज से आप पति पत्नी हुए। ये लीजिए, मुँह मीठा कीजिए। सबने मुँह मीठा किया। तब पाल बोला, सर मैडम की नानी को बताना है। अंगद ने साबी की तरफ देखा। वो बोली, नानी से मैं खुद ही बात कर लूँगी, बाकी प्लीज़ अभी किसी को कुछ मत बताना, समय आने पर मैं खुद ही अनाउंस कर दूँगी। रचित अंगद की तरफ देखने लगा।
अंगद ने इशारा किया कि वो कुछ ना बोले। साबी थोड़ा सीधी सी होने लगी कि उसका जख्म हिल गया। वो कराह उठी। अंगद ने उसे पकड़ लिया और बोला, क्या हुआ? आप ध्यान क्यों नहीं रखती अपना? उसने चादर उठाकर देखा तो जख्म के ऊपर के कपड़े पर खून लगा हुआ था। वो घबरा गया। उसने पाल को कहा, जाओ जल्दी जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाओ। पाल उसी वक्त भागकर डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर के आते ही अंगद को छोड़कर बाकी सबको कमरे से बाहर कर दिया। उन्होंने पट्टी खोलकर देखा तो एक टाँका खुल गया था। डॉक्टर ने दोबारा से टाँका लगाया और साबी से बोली, देखिए, उठते और लेटते वक्त खास ख्याल रखा कीजिए। शुक्र है ये आपके पास ही थे, अगर ज़्यादा देर लग जाती तो मुश्किल होती। फिर अंगद की तरफ घूमकर बोले, आप इनका थोड़ा और ध्यान रखिए, इन्हें ज़्यादा हिलने ना दो। 2 दिन में जख्म ठीक हो जाएगा, फिर कोई डर नहीं है। अंगद ने साबी को पकड़कर लिटाते हुए कहा, सुना डॉक्टर ने क्या कहा? आप अपना ध्यान ठीक से रख नहीं सकती, ये बात डॉक्टर भी जानते हैं, इसीलिए मुझे कहा है तुम्हारा ध्यान रखने को। सुनती हो मिसेस अंगद बजाज, आज से आप मेरी जिम्मेदारी हैं, आपको संभालना मेरा काम है। कहकर अंगद ने साबी के चेहरे पर आए बाल पीछे किए। अंगद की बात सुनकर और जिस अंदाज से उसने सुनती हो मिसेस बजाज कहा, वो सोचकर ही उसे शर्म आ गई। उसने अपना मुंह चादर से ढक लिया। रचित और पाल डॉक्टर के जाने के बाद अंदर आए तो ये सीन देखकर अनदेखा करते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब रचित बोला, क्या कहा डॉक्टर ने? भाभी की तबीयत कैसी है? ये अपने आप उठ गई ना, इससे इनका टाँका खुल गया, अब दोबारा लगाया है, कुछ दिन यहीं रुकना पड़ेगा। ये जख्म हुआ कैसे? रचित ने पूछा। ये तो मुझे भी नहीं पता, ये पाल ने ही बताया कि इसने खुद ही अपने पेट में चाकू मार लिया। अंगद धीरे से उसके पास आकर बोला, और तूने ऐसी लड़की से शादी कर ली जिसने खुद के चाकू मारा है? मैं पहले ही कह रहा था, जो करना है सोच समझ के करना, पर तुम तो उसके प्यार में अंधे हो। रचित बोला, तुम पूरी बात जाने बिना ये कैसे कह सकते हो? अंगद बोला। तभी पुलिस आ गई। पुलिस इंस्पेक्टर बोले, हमें फ़ोन आया था कि पेशेंट को होश आ गया है, हम उनका बयान लेने आए हैं। अंगद उसे साबी के पास ले आया और मुंह ढक के लेटी साबी को धीरे से हिलाते हुए जगाया। साबी ने आंखें खोली तो अंगद ने पुलिस की तरफ उंगली करके कहा, आपका बयान लेने आए हैं। साबी उठने लगी तो अंगद ने उसे पकड़कर बिठाया और उसके पीछे खुद सहारा देकर बैठ गया। उसने धीरे से साबी से पूछा, हम लोग रुकें कि बाहर जाएं? आप लोग यहीं रुको, मैं चाहती हूँ कि आपको भी सच्चाई पता चले। साबी बोली, ये लोग आपके कौन हैं? पुलिस वाले ने पूछा। जी ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं और वो मेरे वकील हैं, इन्हें यहीं रहने दीजिए। ठीक है, बताइए क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने पूछा। जी मैं अपने पापा के बर्थडे पार्टी में गई थी, वहाँ उन्होंने मुझे ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया, फिर संजय को मुझसे ये कहकर मिलवाया कि इससे तुम शादी कर लो। मुझे वो पसंद नहीं आया, पर दवा अपना असर दिखाने लगी थी। उन लोगों ने उससे शादी करवाने के लिए मुझे ड्रग्स दिया। मैं होश में रहना चाहती थी, इसीलिए मैंने खुद को चाकू मार लिया। खून निकलने से दवा का असर कुछ कम हो गया और वो संजय भी डर के भाग गया। वो लोग भी डर गए। उस वक्त मैं वहाँ से निकल आई क्योंकि मुझे अपनी जान बचानी थी, लेकिन अब मैं उन्हें सबक सिखाना चाहती हूँ। मैंने बचपन से बहुत सहा है, अब और नहीं। मैं उन्हें सज़ा दिलाना चाहती हूँ। ठीक है, आप उनके नाम लिखा दो जिनके खिलाफ़ रिपोर्ट करनी है। इंस्पेक्टर बोला। जी मेरी सौतेली माँ, उसकी बेटी कोमल और मेरी दादी। फिर वो रचित की तरफ देखकर बोली, रचित जी आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप मेरे वकील हैं, कुछ तो कहिए। साबी रचित को देखकर बोली, ओ हाँ, देखिए उन्होंने मेरे क्लाइंट को मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर किया है, तो अंडर सेक्शन 354 हम उन पर मेंटल हरेसमेंट का केस फाइल करते हैं। रचित साबी की बातों से हैरान था कि ये लड़की कितनी बोल्ड है। जब साबी ने उसे बोलने को कहा तो वो हड़बड़ा के बोला, ठीक है, हम इन सब के खिलाफ़ केस दर्ज करके इनके नाम सम्मन जारी कर देते हैं। आपने बताया कि आपके पापा भी वहीं थे, आपके पापा ने उन्हें कुछ नहीं कहा, जिसका मतलब है कि वो भी दोषी हैं। आपने उनका नाम नहीं लिया। इंस्पेक्टर बोला, नहीं,
बेशक पापा वहाँ थे, पर हमेशा की तरह उन्हें कुछ नहीं पता होगा। अगर उन्हें पता लगा भी होगा तो हमेशा की तरह उन लोगों ने उनको कह दिया होगा कि मैंने ही सब गलत किया है। मैं मानती हूँ कि उनका कसूर है कि वो उन लोगों पर अंधा विश्वास करते हैं, पर इसके लिए मैं उन्हें सज़ा नहीं दिलवा सकती। उन्हें खुद ही एहसास हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। साबी आंखें साफ करते हुए बोली। उसे पिछली बातें याद आ गई थी, जिससे उसकी आंखें नम हो गई थी। अंगद जो उसके पीछे उसके कंधे को पकड़ कर बैठा था, उसने उसके कंधे को धीरे से दबाकर हौसला देते हुए कहा, आप इतनी बहादुर हैं, आप इस तरह रोया ना करें। अब तो बिल्कुल भी नहीं, मैं हूँ आपके साथ। साबी ने मुस्कुराते हुए कंधे पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। पुलिस के जाने के बाद अंगद ने उससे पूछा, पानी लेंगी आप? साबी ने सर हिलाते हुए कहा। अंगद के कहने से पहले ही रचित ने गिलास में पानी भरकर उसके आगे कर दिया और बोला, भाभी जी आप तो ग्रेट हैं, मुझे नहीं पता था आप इतनी हिम्मत वाली हैं। जिस हालत में आपने ये स्टेप उठाया वो कोई दलेर ही उठा सकता है। कोई और लड़की होती तो उनके जाल में फंस गई होती। आपकी हिम्मत को सलाम। कहकर रचित ने साबी को सल्यूट मारा। पाल ने भी सल्यूट मारते हुए कहा, मेरी तरफ से भी। अंगद उसे पानी पिलाते पिलाते रुक गया। साबी उनकी तरफ देखकर बोली, मैंने वो किया जो मुझे अच्छा लगा, आप प्लीज़ ऐसा ना करें, मुझे शर्म आती है। उसने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया। अंगद ने उन दोनों को जाने का इशारा किया। रचित बोला, अच्छा भाभी जी अब मैं चलता हूँ, आप बस इस पेपर पर साइन कर दीजिए, मैं इस पर सारा मैटर लिख कर केस फाइल कर। साबी ने रचित से कागज़ लेकर उस पर साइन कर दिए। अंगद मजाक करता हुआ बोला, ये क्या आपने खाली पेज पर साइन कर दिए? ये वकील बहुत कमीने होते हैं, आपका सब कुछ अपने नाम कर लेंगे। वो चारों हंस पड़े। साबी ने हंसते हुए कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय आपके। ये क्या अपने नाम करवाएंगी? अंगद को उसकी बात में छुपा दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसे खुशी थी कि कम से कम साबी ने उसे अपना तो समझा। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी कि साबी ने कहा उसका उसके सिवा कोई नहीं है। पाल ने रचित को देखा और चलने का इशारा किया। वो जानता था कि इस वक्त इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। वो बोला, सर मैं कंपनी जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना तो नहीं? नहीं कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ कंपनी संभालो, कहकर वो साबी की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि वो कुछ उदास सी थी। क्या सोच रही हैं आप? अंगद ने पूछा। कुछ खास नहीं, आपकी बात से याद आया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस तरह से अच्छा ही है जो मुझसे कोई कुछ छीन नहीं सकता। उस कोमल ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे पापा, मेरी दादी, मेरी मम्मी, मेरा बचपन और मेरी जवानी। एक प्यार था जिस पर मुझे बहुत भरोसा था, वो भी उसने मुझसे छीन लिया। सब कुछ छीन लिया, मेरी यादें, मेरे सपने, मेरी ख्वाहिशें, मेरे अपने, कुछ नहीं छोड़ा उसने। क्या मिला उसे? क्यों किया उसने ऐसा? मैंने उसे सब कुछ अपनी मर्जी, अपनी खुशी से दिया, फिर उसने ये सब क्यों छीना? कहकर वो रो पड़ी। अंगद का दिल भी भर आया। उसने वैसे ही बैठे बैठे उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, मैंने कहा ना कि अब मैं हूँ आपके साथ। आप क्यों घबराती हैं? आपने खुद कहा कि मेरे सिवा आपका कोई नहीं, तो इसे अपने दिल में लिख लें कि जब ये सारी दुनिया आपको छोड़ दे, बस एक बार पीछे मुड़ कर देखना, मैं हमेशा आपके पीछे होऊंगा। कहकर उसने उसकी पीठ थपथपाई। साबी को कुछ चैन मिला। वो कुछ देर ऐसे ही रहना चाहती थी। वो इस पल को दिल में बसा लेना चाहती थी। दोनों एक दूसरे की बाहों में आंखें बंद करके इसी तरह बैठे थे कि अधेड़ उम्र की नर्स अंदर आ गई। आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती क्या? ये सामने साफ साफ लिखा है कि अगर ज़रूरी ना हो तो पेशेंट के बेड को टच ना करें, और आप उस पर चढ़ के बैठ गए और उस पर गले भी लगा रखा है। आपको हॉस्पिटल ही मिला ये सब करने को। साबी को बहुत शर्म आई, लेकिन अंगद ने उसे प्यार से नीचे लिटाते हुए कहा, आपकी बात ठीक है, पर ये पेशेंट नहीं है, अब ये मेरी पत्नी भी हैं, तो मैं अपनी इमोशनल होकर रोती पत्नी को गले लगाकर चुप भी नहीं करा सकता। क्या इसके लिए मुझे बाहर जाना चाहिए? क्या तुम लोगों ने हॉस्पिटल में ही शादी बनाया? नर्स ने हैरानी से पूछा। जी, लेकिन प्लीज़ अभी किसी को मत बताना, हम कुछ समय बाद खुद ही ये अनाउंस करेंगे। साबी बोली, कंग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई हो, आप चिंता ना करें, मैं किसी को नहीं कहूँगी, पर मेरा मुंह बंद करने के लिए
कुछ तो चाहिए। वो हंसते हुए बोली। अंगद ने जेब से नोट निकाल कर पूछा, कितने से मुंह बंद होगा? बस 2 ही बहुत हैं, कहकर वो मिठाई के डिब्बे के पास खड़ी होकर बोली। तब जाकर अंगद को समझ आया कि वो पैसे नहीं मिठाई की बात कर रही है। वो भागकर डिब्बे के पास गया और डिब्बा खोलकर उसके आगे किया। उसने 2 पीस ही लिए और प्यार से बोली, सॉरी, मैंने बिना कुछ सोचे ही इतना कुछ कह दिया। अब इनको चेक करके दवा दे दूँ, फिर आप अपना काम कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, साबिर ने शर्मा कर कहा। बात कोई भी हो, बस ये याद रहे कि आप दोनों पति पत्नी हैं। इस रिश्ते से ऊपर कोई रिश्ता नहीं होता। उसने दोनों को समझाया, फिर साबिर को दवा दी और चल दी। दोनों फिर अकेले रह गए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या बात करें। तब अंगद ने उसे कहा, अपने काम के लिए कोई फ़ोन तो नहीं करना था? ओह, मैं तो भूल ही गई, मेरा फ़ोन कहाँ है? उसने देखा तो फ़ोन उसके पास नहीं था। उसने अंगद की तरफ देखा। मुझे आप सड़क पर मिली थी, आपका पर्स आपके पास नहीं था, ना ही फ़ोन था। आप मेरे फ़ोन से फ़ोन कर लीजिए। वैसे मैंने आपकी कंपनी के CEO को फ़ोन करके कह दिया था कि आपका मेरी कार के साथ एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए आप नहीं जाएंगी। मैं तो आपके अंडर काम की बात कर रहा था। आपने अपनी सेक्रेटरी को कुछ कहना है तो कह दीजिए, अंगद बोला। साबी बोली, हमारी कंपनी के CEO मुझे जानते हैं। हाँ, मैंने आपका नाम लेकर कहा कि डायरेक्टर हैं तो झट से जान गए। काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे आपकी, कह रहे थे उनकी कंपनी आपके दम पर ही चल रही है। अंगद ने थोड़ा अकड़ के कहा, मानो अपनी पत्नी की तारीफ़ से खुश हो रहा हो। आपने उनसे क्या कहा कि आप कौन हैं? क्या वो आपको जानते हैं? साबी ने पूछा। हाँ, बिजनेस फील्ड से मिलते ही रहते हैं। अच्छा, अब सवाल जवाब बंद करो और फ़ोन कर लो, मैं ज़रा हाथ मुंह धो लूँ, मेरे आने तक हिलना मत, कहकर वो उस रूम चला गया। साबी ने पहले जन्नत को फ़ोन करके काम समझाया, उसके बाद अपने पापा को फ़ोन किया। हेलो पापा। हेलो साबी, कहाँ हो तुम? उस दिन अचानक चली गई, कुछ बताया भी नहीं। मैं तुम्हें ढूंढता रहा। वो तो बाद में दादी ने बताया कि तुम कोमल से लड़कर चली गई। बेटा, अपना फ़ोन और पर्स तो ले जाती, पापा बोले। पापा, इसका मतलब है उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया? मैं बताती हूँ, मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ। क्या आप मेरा पर्स लेकर आ सकते हैं? आपको सच्चाई पता चल जाएगी। आपसे एक विनती है, प्लीज़ उन्हें ये मत बताइएगा, नहीं तो वो आपको आने नहीं देंगी, साबी बोली। पेनल्स एंड पेनल्स। साबी के पापा अपनी कंपनी में थे तो किसी को बताने का सवाल ही नहीं था। साबी की बात सुनकर उसके पापा ने ओके कहकर फ़ोन रख दिया। उन्होंने सोच लिया था कि इसे आज आखिरी बार समझाऊंगा, वरना इससे रिश्ता ही तोड़ दूंगा। साबी ये बात क्यों नहीं समझती कि अब कोमल और उसकी माँ हमारे परिवार का ही हिस्सा हैं। वो क्यों हर बार इससे लड़ती है और आखिर कब तक ये चलेगा? 16 साल हो गए हैं पर वो समझती ही नहीं। सोचते हुए वो जाने लगे कि कोमल आ गई। उसने पापा के टेबल पर रखा साबी का पर्स देख लिया। उसने पूछा, पापा, क्या दीदी आ रही हैं? नहीं, तुम्हें किसने कहा? आपने ये पर्स निकाल कर रखा हुआ है, इसीलिए पूछा, कोमल बोली। हाँ, दराज खोल रहा था तो मिल गई, किसी को भेजता हूँ, जाकर दे आएगा, पापा बोले। पापा, मैं जाऊँ? उसे माफ़ी मांग लूँगी, मेरी वजह से वो नाराज़ हो गई थी। पापा, मुझे सच में नहीं पता कि वो लक्ष्य को पसंद करती हैं। अब अगर लक्ष्य मुझे पसंद करता है और मैं भी उसे पसंद करती हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो यहाँ तक कहा कि अभी हमारी सगाई भी नहीं हुई है, अगर वो चाहे तो उससे शादी कर ले, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। पर वो इस पर भी नहीं मानी और लड़ने लगी। मैं उनसे ये लड़ाई ख़त्म करना चाहती हूँ, कोमल पूरी कोमलता और मासूमियत से बोली। नहीं बेटा, अब तुम्हें उसके सामने जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हो गया। उसे जितना प्यार दो वो उतना ही सर पर चढ़ती जाती है। मैं अपने आप देख लूँगा जो करना है। तुम किसी काम से आई थी? पापा ने पूछा। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई, ये लक्ष्य ने एक प्रपोज़ल भेजी है, हमारी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है, आप देख लीजिए। कोमल ने एक फ़ाइल उन्हें देते हुए कहा। वो फाइल खोलकर देखने लगे, फिर बोली, तुम जाओ अपना काम देखो, मैं पढ़ लेता हूँ, कहकर वो फाइल पढ़ने लगी। कोमल के जाने के बाद उन्होंने साबी का पर्स उठाया और कार की चाबी लेकर चल दिए हॉस्पिटल। साबी लेटी थी, अंगद सामने बैठा अपना काम कर रहा था। साबी ने पापा के बाद नानी को फ़ोन करके कह दिया था कि वो ठीक है,
नानी आना चाहती थी पर साबी ने मना कर दिया। वो बोली, नानी मैं ठीक हूँ, आप यूँ ही चिंता करती हैं। आप यहाँ आकर बीमार पड़ गई तो मेरे लिए काम बढ़ जाएगा, इसीलिए आप घर पर ही रहिए। मैं आज या कल में वापस आ जाऊँगी, फिर सारा किस्सा आपको बताऊँगी। साबी, तू मुझे मना करी जा रही है, मेरा दिल नहीं मान रहा, बहुत घबरा रहा है। तो उन लोगों के पास जाती ही क्यों है? जब भी जाती है कुछ न कुछ बुरा ही होता है। अब तेरे पास कौन है? नानी बोली, नानी अंगद है मेरे पास, मेरा पूरा ख्याल रख रहा है। आप, वो कुछ कहने लगी थी कि अंगद ने फ़ोन छीन लिया और बोला, नानी जी आप बेफिक्र हो जाइए, मैं हूँ यहाँ पर। बेटा मैं कैसे बेफिक्र हो जाऊँ? ये बिना माँ की बच्ची हर बार कोई ना कोई मुसीबत में पड़ जाती है। मैं फ़िक्र ना करूँ तो और क्या करूँ? नानी परेशान होकर बोली, नानी जी आप इसकी चिंता ना करें, मैं आपका हाथ बटाने आ गया हूँ। अंगद बोला। नानी उसकी बात से संतुष्ट हो गई और फ़ोन रख दिया। साबी लेटी लेटी अंगद की तरफ देख रही थी और उसकी हर एक बात याद कर रही थी। अंगद को काम करते हुए भी खुद पर उसकी नज़रें महसूस हो रही थी। वो बिना मुंह उठाए बोला, मिसेज अंगद बजाज, आप मुझे मेरा काम करने देंगी या मैं छोड़कर आपके पास आऊँ? फिर नज़दीक से देख लीजिएगा। अंगद की बात सुनकर साबी शर्मा गई। वो मुँह फेर कर लेट कर मन ही मन मुस्कुराती रही। उधर अंगद भी मुस्कुरा रहा था। उसे साबी को छेड़कर बड़ा मज़ा आ रहा था। उसने मुँह फेर कर लेटी साबी की तरफ देखा और बोला, अब एक तरफ ज़्यादा ना होइए, कहीं नीचे ना गिर जाना। उसकी बात सुनकर साबी थोड़ा इधर को खिसक गई। कुछ देर बाद वो बोली, मुझे चाय पीनी है। अंगद उसी वक्त फाइल बंद करके खड़ा हो गया। मैं चाय लेकर आता हूँ, हिलना मत, टिक कर बैठना, अगर ज़रूरत पड़ी तो बेल बजा देना, नर्स आ जाएगी। वो केतली लेकर चल दिया। लिफ्ट आकर रुकी। उसमें से साबी के पापा उतरे पर अंगद ने कभी उन्हें देखा नहीं था, सो वो उनके पास से होकर लिफ्ट में चढ़ गया। साबी के पापा हर कमरे का नंबर पढ़ते हुए साबी के कमरे में पहुँचे। उन्होंने दरवाजे पर नॉक किया। साबी ने अंदर से आने के लिए कहा। उसे लगा शायद नानी आई हैं, लेकिन पापा को देखकर वो कुछ सुन्न सी हो गई। उसके पापा भी उसे देखकर ठिठक गए। उनके दिल में साबी को इस तरह हॉस्पिटल में अकेले देखकर दर्द उठा। वो भागकर साबी के पास आए और पूछा, क्या हुआ साबी, तुम यहाँ क्यों? मुझे बताया क्यों नहीं? पापा कहकर साबी का गला भर गया। उसने कुछ बोला ही नहीं गया। उसके आँखों से आंसू गिरने लगे। ना मेरे बच्चे रोते नहीं हैं, तू तो मेरा शेर बेटा है ना, क्यों रो रही है? पापा ने बैग एक साइड रख कर उसे गले लगा लिया। अब साबी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके पापा उसकी पीठ थपथपाने लगे। उनके गले लगने से उसका जख्म हिल गया। वो पेट पर हाथ रख के कराह उठी। पापा डर के पीछे हो गए। क्या हुआ बेटा? साबी ने धीरे से पेट से कपड़ा हटाया। पट्टी खून से भर गई थी। ये देखकर उसके पापा हैरान रह गए। वो कभी साबी की तरफ देखते तो कभी उसके जख्म की तरफ। वो सोचने लगी कि इसे क्या हो गया। उस दिन तो अच्छी भली थी, एक दिन में ये क्या हो गया? वो उसे हैरानी से देख रहे थे। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पर कहती हूँ। मिलती हूँ इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ अपने दूसरे चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।